हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम नेशनलिज्म इन इंडिया सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट को देखने जा रहे हैं जो एनईपी के तहत आपके सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ऐड किया गया है। भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इस वीडियो को हम हिंदी में देखेंगे। ये वीडियो आपके सभी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उस पे बेस्ड होगी। और इसके पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जो कि हमारा एकलव्य स्नातक 1, जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, साथ ही साथ सभी इन्फॉर्मेशन को भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद की क्या विशेषताएं हैं। हमें बेसिकली इस सब्जेक्ट में देखना है कि भारत में राष्ट्रवाद किस तरीके से आया, कैसे पनपा और इसके पीछे के रीजंस क्या क्या थे और इसके बाद के दूरगामी परिणाम क्या हुए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो उपनिवेशवाद की विशेषताएं क्या है, उसमें आपको सबसे पहले बताना है कि औपनिवेशिक व्यवस्था जो थी वो अलोकतांत्रिक थी, जिसमें न केवल राजनीति से बल्कि सभी प्रकार के अधिकारों से जो है उनके सहभागिता से और उसके अवसरों से लोगों को दूर रखा गया था। ठीक है, और औपनिवेशिक शासन जो है उपनिवेश की जनता की मर्जी के खिलाफ था। उस टाइम की जितने भी जनता थी उसके खिलाफ ये सारे शासन करते थे औपनिवेशिक काल में। ठीक है, और साथ ही लोगों पर ना शासन को जबरदस्ती थोपा जाता था, आपकी मर्जी है या नहीं, आपको ये पालन करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम था। ठीक है, तो आधारभूत संरचना का विकास केवल उसी हालात में किया जाता है यदि औपनिवेशिक सरकारों को उसकी आवश्यकता महसूस होती। तो बेसिकली अगर कोई ऐसा कोई ऐसी संरचना बनानी है, कोई ऐसा निर्णय लेना है, तो वो तभी होगा जब अगर औपनिवेशिक सरकारों को वो मंजूर होगा। उनको अगर लगेगा कि इसकी आवश्यकता है तब वो बनाएँगे वो कानून, अदरवाइज़ नहीं बनाएँगे। ठीक है? सो लगभग सभी यूरोपीय शक्तियों का शासन करने का ना एक ही सिद्धांत था कि बाँटो और राज करो। मतलब चीज़ों को ना बाँट लो अपने में और राज कर लो और लोगों को कुछ मत दो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। और उपनिवेशों को आर्थिक नीतियाँ और औपनिवेशिक राष्ट्र के पूंजीपतियों की मर्जी के अनुसार बनाई गई थी। ठीक है? तो और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, साम्राज्यवाद के उदय विस्तार की चर्चा कीजिए कि साम्राज्यवाद जो है उसका कैसे उदय हुआ था। तो साम्राज्यवाद की अगर हम बात करें तो ये अंग्रेजी के शब्द इंपीरियलिज्म से लिया गया है। इसको बेसिकली इंपीरियलिज्म कहा जाता है अंग्रेजी में, और इसको इंपीरियलिज्म जो शब्द है वो लैटिन शब्द के भाषा इंपीरियम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कमान, यानी आदेश देना, किसी को ऑर्डर देना। ठीक है, तो इस प्रकार साम्राज्यवाद जो शब्द है वो एक देश को दूसरे देश पर प्रभुत्व को दिखाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इंपीरियलिज्म शब्द का बात करें तो इसका फ्रांस में हुआ था, और 19वीं शताब्दी में जब नेपोलियन ने साम्राज्य का विस्तार किया था तभी से ये शब्द शब्द जो है प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, और साम्राज्यवाद की 3 अवस्थाएं होती हैं, साम्राज्यवादी एकाधिकार अवस्था और साम्राज्यवादी परजीवी अवस्था, साम्राज्यवादी मरणोन्मुखी अवस्था। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, साम्राज्यवाद भारत में जो है 18वीं से 19वीं सदी के बीच में विस्तार हुआ था इसका पूरा। ठीक है, और यह भूमिका जो है खेती, व्यापार और अन्य उद्योगों में बड़ी संपत्ति का सामरिक और आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करने वाले ब्रिटिश राजा का था, और ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा स्थापित किए जाने वाले जितने भी साम्राज्य की नीतियां थी ना उसको सुनिश्चित करता था, उसको सूचित करता था। ठीक है, साम्राज्य ने क्या किया था कि स्थानीय राजाओं को समर्थन करके और उनके अपेक्षित जितने भी विद्रोह है ना और उनका सामना किया, और साम्राज्यवाद ने भारतीय समाज में विभाजन और असमानता इन दोनों को बढ़ाया, और साम्राज्यवाद की नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन को प्रेरित किया कि अब बहुत हो गया, अब ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है आंदोलन करना है। तो ये साम्राज्य साम्राज्य की जितनी भी नीतियां थी ना उन्होंने इसको प्रेरित किया, और इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, साम्राज्यवाद का निरस्तीकरण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रवाद के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इसके अध्ययन, इसको पढ़ने के क्या-क्या दृष्टिकोण है उस पे हमें चर्चा करना है। तो अगर हम देखें प्राचीन समय से ही जो भारत है ना उसमें अनेक नस्ल, अनेक जातियां निवास करती रही हैं, और मुख्य रूप से उनका आर्य और द्रविड़ दो प्रकार की जनता थे जो यहाँ रहती थी, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो। ठीक है, और यदि भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो अनेक भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है, और एक अलग-अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग यहाँ पे निवास करते हैं। सो ऐसे में ये चर्चा का विषय हो जाता है कि भारत में जो है राष्ट्रीय एकता है या नहीं, या थी या नहीं, और भारत को एक राष्ट्र कहना कहाँ तक उचित है। ठीक है, सो भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के ना विभिन्न-विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। राष्ट्रवाद के अध्ययन की जब हम बात करते हैं, जैसे कि होता है हमारा औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और निम्न वर्गीय विचारधारा। तो हम एक-एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं।
औपनिवेशिक दर्शन की बात करें, औपनिवेशिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, तो 1757 में प्लासी के युद्ध में जब हुआ था तो भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ी थी। ठीक है? और भारत में ब्रिटिश शासनों ने अपने शासन को दृढ़ करने के लिए इतिहास लेखन की परंपरा का विकास किया था। और इतिहास को लिखने वाले जितने भी ईसाई मशीनरी हुआ करती थी, उन्होंने भारत और भारतीयों के पिछड़ेपन और जितना भी पुरातन आचार्य था ना, उसके व्यवहार की रचनाओं अपनी रचनाओं में दिखाया कि उन्होंने ना अच्छी चीज़ों को ना दिखाकर भारत का जो पिछड़ापन है, जितना पुरातन आचार्य व्यवहार है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने अपनी ईसाई मशीनरी ने अपनी रचनाओं में दिखाया, ठीक है? और 1960 के दशक में जॉन गोलाधर गोल्डन जॉनसन व सील ने अपने कैम्ब्रिज स्कूल की आधारशिला भी रखी। तो इस दौरान ये सारा हुआ था, औपनिवेशिक दृष्टिकोण में ये है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो उपनिवेशवादी जितने भी दृष्टिकोण होता है उसके विपरीत राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने ब्रिटिश शासन के क्रूर रूप को सामने रखा। अभी हमने देखा कि कैसे भारत के पिछड़ेपन को दिखाया गया और यहाँ पे जो है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में उन्होंने इतिहासकारों ने ब्रिटिश शासन का जितना भी क्रूर रूप था ना उसको सामने रखा। जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, है ना? उन्होंने अपनी एक पुस्तक पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और आरसी दत्त ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने ब्रिटिश शासन से जिस प्रकार भारत का आर्थिक शोषण किया था ना उसका प्रकाशन किया, उसको दिखाया, ठीक है। और नेक्स्ट हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण या मार्क्सवादी विचारधारा जो है उपनिवेशवाद को ना एक बुराई के रूप में देखते हैं। और मार्क्सवादी जितने भी स्कूल है ना उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में व्याख्या करी है वर्गीय चरित्र के आधार पर कि कैसे जो है भारत का जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको ना वर्ग के अकॉर्डिंग बात कर और उसके चरित्र के आधार पर बाँटा गया है, ठीक है? सो मार्क्स ने एक लेखमाला में यह स्पष्ट किया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसने जिस प्रकार भारत पर कब्जा किया है, वह पहले आक्रमणों से अलग था। मार्क्स लोगों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मार्क्स थिंकिंग विचारधारा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो उनका मानना था कि जो भारत है, उसमें अंग्रेजों के आने से पहले जितने आक्रमणकारी आए, वह यहाँ आकर भारतीय संस्कृति में बस गए। लेकिन जो ब्रिटिश थे ना वो विजय कर गए और उनके विजय का एक अन्य पहलू यह था कि जो भारत है उस पर इसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा क्योंकि उनके कुछ ऐसे रूल्स थे कुछ ऐसे रेगुलेशंस रहे हैं ब्रिटिशर्स के जिसकी वजह से हमें हमारे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा यही कारण था कि ब्रिटिशर्स जो है विजय कर गए हम पे ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं डिरोजियन कौन थे? समाज सुधारक के रूप में उन्होंने क्या भूमिका निभाई है? तो आई होप कि हम यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं वो आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी बहुत ज़्यादा है। आपके एग्जाम में आने के इन सभी क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं तो आपको वीडियो पॉज़ करके एक-एक लाइन बाय लाइन पढ़नी है और अच्छे से समझना है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं डिरोजियन कौन थे? तो डिरोजियन का ना समाज सुधारक के रूप में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इस चीज़ को हम देखते हैं। इनका जन्म जो है बेसिकली 1809 में कोलकाता में हुआ था, जो कि पुर्तगाली भारतीय परिवार थे। इनका जन्म यहाँ पे हुआ था, ठीक है? और उनका जो है ना उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उसके बाद मिस्टर डमन के अनुसार उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में इतिहास और दर्शन शास्त्र का जो है अध्ययन किया उन्होंने अपने मास्टर्स में, ठीक है? और उसके बाद 1828 में उन्हें ना हिंदू कॉलेज कोलकाता में अंग्रेजी और इतिहास पढ़ाने के लिए ना नियुक्त कर दिया गया और वहां पे उनके पढ़ाने के तरीके से चीजों को समझाने के तरीके से वहां पे जितने सारे मतलब स्टूडेंट्स थे विद्यार्थी थे ना छात्र वो सभी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे और उनके ओर आकर्षित होकर उनको उनकी सारी बातें मानते थे उनको लाइक वो बहुत ज्यादा पसंद करने लग गए थे ठीक है। सो धीरे धीरे जो छात्र थे ना उन्होंने उनमें सभी में नई सोच और सॉरी चेतनाओं का विकास हुआ और उस चीज का उनमें प्रकाश डालने से क्या हुआ उनके जीवन उनको उन सभी छात्रों के अंदर ना जीवन को देखने और उसको समझने का नजरिया जो था वो थोड़ा सा विकसित हो गया और बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो धीरे-धीरे जो हिंदू कॉलेज के छात्र थे ना, उनके अलावा पूरे बंगाल के जितने युवा थे ना, वो डिरोजियो के करिश्माई व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, उनके सुविचारित विचारों से बहुत ज़्यादा वो मोहित हो गए थे, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है? तो उनकी बातों को बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है? तो इन सब गतिविधियों से क्या हुआ कि मतलब बहुत सारी चीज़ों से हुआ, तो बहुत समय बाद मतलब
थोड़े समय बाद क्या हुआ कि उस समय ना बोला गया कि जो मतलब डिरोजियन है उनका जो उनका जितनी भी व्यक्तित्व है, उनके जितने भी विचार हैं, उनसे क्या हो रहा है कि रूढ़िवादी हिंदुओं ने युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में उन्होंने कहा कि डिरोजियन आपके विचारों ने युवाओं को कट्टरपंथी बना दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ 25 अप्रैल 1831 को हिंदू कॉलेज से उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो अंत में उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर उन्होंने इस्तीफे के बाद भी वो शांत नहीं हुए, बिकॉज़ उनको गलत कानून के तहत उनको बोला गया कि तुम उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, अपने इस्तीफे के बाद ना उन्होंने दैनिक समाचार पत्र ईस्ट इंडिया शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के मिशन को जारी रखा कि वो जो करना चाहते थे, वो करने लगे, वो अपना कंटिन्यू रखा उन्होंने। और यंग बंगाल मूवमेंट के तहत उन्होंने आंदोलन ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के मामले में भारतीयों के बीच में जो है जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उनके उनके विचार और उनके व्यक्तित्व इतना अच्छा था जिससे कि हिंदू कॉलेज के छात्रों के साथ-साथ पूरे बंगाल के युवा जो थे उनसे प्रभावित हो गए थे। फिर उनसे गलत आरोप लगाकर डिरोजन को बोला गया कि तुमने युवाओं को कट्टरपंथी बनाया है, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ गया। फिर उन्होंने इस्तीफे देने के बाद उन्होंने अपने जैसे समाचार पत्र शुरू किया, तो उसके तहत भी उन्होंने उन सारी मूवमेंट्स वगैरह को जारी रखा, अपने जीवन का मिशन जो था उनका बेसिकली कि भारतीयों के मामले के बीच में उनको जागरूकता फैलाना, उनको महत्वपूर्ण भूमिकाएँ बताना, ठीक है? तो कई सीमाएँ होने के बावजूद विभिन्न मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की जो राजा राम मोहन राय की परंपरा थी ना, उसको बेसिकली डिरोजियन ने आगे बढ़ाया था, कि जो राजा राम मोहन राय चाहते थे कि विभिन्न जागरूकता फैलाने की मुद्दे जो हैं वो लोगों को पता चले, उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया था डिरोजियन ने, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये क्लियर भी हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन का मुख्य तत्व ज्ञान क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करें तो ईश्वर तक पहुंच के लिए कोई भी व्यक्ति जो है ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ जिस भी मार्ग का अनुसरण करता है वह ईमानदारी और भक्ति निश्चित रूप से अंततः ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्य तत्व अगर हम ज्ञान बात करें तो विवेक धर्म सेवा में समर्थन बनाने का था। ठीक है, यह मिशन जो था वो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था, जो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आत्यंतिक अनुयायी थे, ठीक है? और रामकृष्ण मिशन का मूल उद्देश्य अगर हम बात करें तो मानव जीवन को उच्चतम आदर्शों की ओर प्रेरित करना, कि लोगों की सेवा करे, धर्म की सेवा करे, ईश्वर में भक्ति करे, ठीक है? ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को अपने असली स्वरूप का अध्ययन करने का पथ प्रदान करना, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ ज्ञान का अर्थ व्यक्ति के अंतर्निहित द्वितता और अज्ञान को दूर करके सच्चे आत्मा को पहचानने का है। यहाँ पे ज्ञान का मतलब नॉलेज नहीं है, कि ज्ञान का मतलब है यहाँ पे अपने अंतर्निहित जितनी भी आपके अंदर पावर है, आपके अंदर ज्ञान है, आत्मा है, उसके सच्चे आत्मा के बारे में पहचान करना, ठीक है? और इस मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था कि धर्म सेवा, लोगों के धर्म के साथ सेवा करी जाए, जिसका उद्देश्य था समाज के उत्थान और कल्याण के लिए सेवा करना। और रामकृष्ण मिशन की अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में कई सेवा कार्यों का संचालित करता है और मानवता के लिए योगदान करने का प्रतिबद्ध है। दुनिया भर में अपनी शाखाओं के माध्यम से रामकृष्ण मिशन ने आज तक भारत, बर्मा, बांग्लादेश और श्रीलंका में आपदाओं और विपदाओं के समय सैकड़ों लोगों को राहत और पुनर्वास का प्रदान किया है। तो बेसिकली रामकृष्ण मिशन का यही मोटिव है, धर्म सेवा, बिना किसी मोटिव के निःशुल्क सेवा करना, ठीक है? और अपने आप को पहचानना, ज्ञान की प्राप्ति करवाना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण क्या थे? चर्चा करें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने देश के स्वतंत्रता और समाज के सुधार के लिए बहुत लंबा यात्रा किया है। इस आंदोलन को कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हो सकता है हमारा प्रारंभिक चरण, जो हम 1885 से 1905 तक देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ इस दौरान, है ना? और सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधारों की मांग के लिए हुआ था, लेकिन इसका
एक प्रमुख उद्देश्य क्या था कि स्वतंत्रता की मांग कराई जाएगी, ठीक है? और स्वतंत्रता की मांग दूसरा चरण हो सकता है हमारा। यह चरण जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है इकट्ठा हुए, एकता के साथ उन्होंने आदान-प्रदान किया अपनी एकता, और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन शुरू करना, स्वतंत्रता मांग शुरू करी, ठीक है? और गांधी-वादी आंदोलन नेक्स्ट चरण हमारा। महात्मा गांधी ने अपने असहयोग और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित जितने भी आंदोलन थे ना, उनको चलाया, जिनमें नमक सत्याग्रह भी है, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन, इन सभी से जो है नेक्स्ट चरण हमारा शुरू होने लग गया। और फोर्थ चरण हमारा हो सकता है स्वतंत्रता 1947। इस चरण में क्या हुआ, भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन पाकिस्तान के बनने के साथ हिंदू मुस्लिम का विभाजन की प्रक्रिया जो थी वो शुरू हो गई। भारत में संविधान बनने का कार्य भी शुरू हुआ। इन चरणों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस और अन्य ने अपने योगदान से राष्ट्रीय आंदोलन को सार्थक बनाया। तो इस तरीके से आप कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के चरण बता सकते हैं कि कैसे राष्ट्र में जो है आंदोलन शुरू हुए और कैसे स्वतंत्रता तक बात आई, और फिर कैसे अंत में भारत और पाकिस्तान अलग हुआ और संविधान बना, ये सारी चीजें, ठीक है? तो इस बात का विवेचन कीजिए कि अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु चरमपंथी व नरमपंथी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में चरमपंथी और नरमपंथी इन दोनों के बीच में डिफरेंस को क्लियर करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम चरमपंथी को देखते हैं, जिनको हम रेवोल्यूशनरी भी कहते हैं। इनके उद्देश्य को अगर हम देखें तो चरमपंथी जो समूह है, उन्होंने पूर्ण स्वराज की शीघ्र प्राप्ति का अभिवादन किया है, और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जनरत और हिंसात्मक उपायों का समर्थन किया है। और अगर हम चरमपंथी के नेताओं की बात करें तो जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि। ताकतवर और गुप्त संगठन, चरमपंथी समूह जो थे ना, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत गुप्त और ताकतवर संरचनाएँ बनाते थे, और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने हर उपाय, जितना भी उपाय जो है करा जा सकता था, हर समर्थन उपाय को उन्होंने किया। और दूसरी ओर अगर हम नरमपंथी की बात करें, तो ये इनका उद्देश्य था बेसिकली कि समूह ने स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए धीरे-धीरे प्रक्रिया अपनाई और शिक्षित वर्ग के माध्यम से बदलाव की कड़ी में विकास किया। ठीक है? अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, तो जो चरमपंथी है, उनका उद्देश्य क्या था कि पूर्ण स्वराज चाहिए उनको और बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है? और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जनरत और हिंसात्मक उपायों को अपनाया, चरमपंथी नाम से पता चल रहा है, ठीक है? और नरमपंथी क्या थे, वो बहुत धीरे-धीरे सॉफ्ट तरीकों से उन्होंने शिक्षित वर्ग के माध्यम को उपयोग किया और विश्वास जताया, और फिर धीरे-धीरे उन्होंने स्वतंत्रता के लिए बोला, ठीक है? और इसके अगर हम नरमपंथी नेताओं की बात करें, तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ठीक है? इत्यादि। और इनके शिक्षा और साहित्य आंदोलन, नरमपंथी समूह जो थे ना, उनके विशेषकर जो शिक्षक, साहित्य और सामाजिक सुधार के माध्यम से उन्होंने समाज में बदलाव करने का प्रयास किया और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने का समर्थन किया। चरमपंथी और नरमपंथी ये दोनों समूह जो है ना, अपने तरीके से स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए समर्थ थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण और पथ में भिन्नताएं थी। मतलब दोनों का मेन मोटिव क्या था, स्वतंत्रता चाहिए, परंतु उनका दृष्टिकोण, देखने का नजरिया और आंदोलन को करने का तरीका जो था वो बिल्कुल भिन्न थी। वो दोनों अलग-अलग रास्ताओं पे चलते थे, ठीक है? तो ये था चरमपंथी और नरमपंथी। नेक्स्ट हम देखते हैं, गांधी द्वारा परिकल्पित एक सच्चे सत्याग्रही के आदर्श क्या थे? अगर आपने 12th तक हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी ना, तो आपको ये क्वेश्चन आपने उस टाइम भी पढ़ा होगा कि जो भी सच्चा सत्याग्रही होता है, उसमें उसके क्या गुण होते हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो है ना, आपके स्कूल के सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है? सो महात्मा गांधी की अगर हम बात करें, तो उनके द्वारा प्रकलित परिकल्पित एक जो सच्चा सत्याग्रही होता है, वो आदर्श व्यक्ति होता है जो एक नैतिक और आध्यात्मिक और सामाजिक संरचनाओं के समर्थन में होता है। उसके अंदर पहला तो होना चाहिए आध्यात्मिकता। गांधी ने सत्याग्रही को आध्यात्मिकता का विकास के लिए प्रेरित किया है। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपने आत्मा का अद्वितीय का अवबोध होना चाहिए, कि आपके अंदर जो आपकी आत्मा है वो आपको कितनी शक्ति प्रदान कर सकती है, और अहिंसा। उनका सेकंड ये कहना था कि जो सच्चा सत्याग्रही होगा ना, उसके अंदर हिंसा तो होगी ही नहीं। वो बिल्कुल आदर्श
अहिंसा पर आधारित होगा। ठीक है? जिसका मतलब था कि उन्हें हिंसा का सहारा लेना ही नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रतिसाद देना चाहिए। उनके शांतिपूर्ण तरीके से उनको जो भी है करना चाहिए। ठीक है? सामंजस्य और समर्थन, एक सच्चे सत्याग्रही के अंदर समाज में सभी वर्गों के साथ एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, समर्थन बनाना आना चाहिए। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, सत्याग्रही को अपने देश के विकास के लिए समर्थ होना चाहिए और उन्हें स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। गांधी के जो जितने भी सत्याग्रही आदर्श हैं, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और एक नए आदान-प्रदान की स्थापना करी है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना है। तो खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो यह आंदोलन जो है मुस्लिम समुदाय की खिलाफत हुआ था, जिसकी स्थापना जो है तुर्की के सुल्तानत के आदान प्रदान की वापसी के लिए हुआ था और इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ा गया था इसको। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ समृद्धि और खिलाफत के संरक्षण की मांग करना। और दूसरी ओर असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें, तो यह आंदोलन जो था वो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और इससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग करना, भारतीय विधि का प्रमोट करना था और इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए असहयोग और सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना। देखिए, इन दोनों आंदोलनों का मतलब तो सेम था कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसको उसका विरोध करना है। पर खिलाफत आंदोलन क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ काम करना है, उनका साथ नहीं देना है। उनके खिलाफ जाके सारी चीज़ों को करना है, ठीक है? और असहयोग आंदोलन क्या था कि ब्रिटिशर्स का जितना भी रूल्स होगा, जो भी नियम होंगे ना, उसको फॉलो ही नहीं करना है, उनको साथ ही नहीं देना है। खिलाफत में उसके खिलाफ जाके काम करना है और असहयोग में उनका साथ ही नहीं देना है और भारतीय चीज़ों को प्रमोट करना है और उनके कितनी किसी भी चीज़ को खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है, खाना नहीं है और उनको बेसिकली एक तरीके से उनका साथ देना छोड़ देना है। ठीक है? तो ये है बेसिकली असहयोग आंदोलन। ठीक है, सो आई होप कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था और आंदोलन का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। क्या आपको लगता है कि गांधी इस आंदोलन में जनता को जताने में एक बड़ी ताकत थे? भारत छोड़ो आंदोलन बेसिकली भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घटना था जो 1942 से शुरू हुआ था। इससे इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सारे सशक्त जितने भी प्रतिरोध हैं उनको उत्पन्न करना और स्वतंत्रता के लिए तैयार होना, उसकी तैयारी करना। और गांधी जी ने इस आंदोलन में ना विशेष रूप से क्विट इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द को आपने बहुत बार सुना होगा, जिससे यह साफ हो गया था कि भारतीय जो है जनता जो है वो चाहती है कि ब्रिटिश शासन जो है वो उनसे मुक्ति पाना चाहती है और इसमें असहयोग हो गया, सत्याग्रह हो गया, व्यापक बंदोबस्त का पूरा समर्थन शामिल था। गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से जनता को अपने अधिकारों की पहचान करने और स्वतंत्रता के खिलाफ संघर्ष करने की उत्साही भावना का प्रदान किया और उनका नेतृत्व और विचारशीलता ने इस आंदोलन को एक महत्वपूर्ण दौरे का रूप दिया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती और दृढ़ता से आगे बढ़ने में सहायता मिली। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो किया गया, जो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत आता है। आप स्क्रीन पॉज करके एक एक लाइन पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, उपनिवेशिक काल में भारतीय महिलाओं की क्या स्थिति थी? स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी और इसके प्रभाव लिखे। जब आपने नमक सत्याग्रह पढ़ा होगा, असहयोग आंदोलन पढ़ा होगा, तो उस टाइम आपने महिलाओं के बारे में भी ज़रूर पढ़ा होगा, है ना? तो उस टाइम उपनिवेश काल में जितनी भी भारतीय महिलाएँ थी ना, उनकी स्थिति की अगर हम बात करें, तो अत्यंत समाजवादी और पूर्णता से रही थी। वह परंपरागत रूप से परिवार के आदर्शों में जीती थी। उनका शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सामंजस्यता जो थी, उसमें बहुत कमी थी और स्वतंत्रता संग्राम में जो महिलाएँ हैं ना, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने नेताओं, सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा सहयोग किया, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, अरुणा असफाली और उन्होंने शामिल करके और भी औरतों को सक्रियता से योजना में बनाने की बात करी और सभाओं में भाग लेने लगे और वो भी गुजराती, बंगाली, तमिल नारी ने सेना में सबसे अग्रणी थी और स्वतंत्रता के बाद संविधान में महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार प्रदान किया गया, जो उपनिवेश के दौरान नहीं हुआ करता था और उन्हें जितनी भी महिलाएं थी, उनको सकारात्मक रूप से समृद्धि का अधिकार दिया गया। ओके।
आई होप कि हमने यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, आपको क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के विभाजन की त्रासदी के अंतर निहित विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। देखिए, जब भारत का स्वतंत्रता हुआ, उसके बाद जो हमें भारत-पाकिस्तान का विभाजन देखना पड़ा, उसमें कितनी त्रासदी हुई है, ये तो आई होप कि आपको अच्छे से ज्ञात होगा। कितना लोगों को नुकसान हुआ था, कितने लोगों को अपने परिवारों से बिछड़ना पड़ा, अपना घर खोना पड़ा, अपना परिवार खोना पड़ा, है ना? और सारी चीज़ें। परंतु उसके निहित उसके पीछे कारण क्या थे, कारक क्या थे, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। सबसे पहला धार्मिक असमंजस कि हिंदू और मुस्लिम जो लोग थे ना, उनके अंदर तनाव शुरू हो गया था। जिसके विभाजन की वजह से क्या हुआ, विभाजन हुआ उनके तनाव के कारण और धार्मिक भेदभाव होने लग गया। दूसरा था सामाजिक भेदभाव, भूमि, भाषा, संस्कृति अंतर के कारण क्या हुआ, समाज में ना लोगों के अंदर सामाजिक आधार पर भेदभाव होने लग गया, जिसके कारण भी असमंजसता बढ़ने लग गई। और राजनीतिक असमंजस, इसमें मतलब एडजस्टमेंट की बात हो रही है कि कैसे राजनीतिक तरीके से भी यहाँ पे मतलब चीज़ें कंफर्टेबल नहीं रही। राजनीतिक मुद्दों पर भी हिंदू-मुस्लिम का तनाव को, विभाजन को और तेज़ किया गया। जब भी राजनीतिक चीज़ों पे बहस हो रही है, तो उसमें हिंदू-मुस्लिम चीज़ों को लेकर बहुत बात करी जा रही है। इससे भी जो है बहुत सारी चीज़ें सामने आई, ठीक है? और ब्रिटिशर्स की नीतियाँ भी कुछ ऐसी थी जिसने आलसी बहुत ही उनकी ब्रिटिशर्स की जो नीतियाँ थी ना, बहुत ही आलसी और विध्वंसकारी हुआ करती थी, जिसके कारण भी समाज में धर्म के आधार पर भेदभाव होने लग गया, असमंजसता आ गई, जिसके समझौते की कमी को बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ विभाजन को सुनिश्चित किया गया। कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, अंततः हमें विभाजन करना पड़ा। तो इन कारकों के संगम से हुआ विभाजन जो 1947 में हुआ था, भारत को हिंदू बहुमत और पाकिस्तान को मुस्लिम बहुमत वाले 2 अलग-अलग राष्ट्रों में बाँट दिया गया। ठीक है? यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।